इस वीडियो में सेक्शन 7 स्टार्ट करेंगे पेपर 2 ओ लेवल्स कंप्यूटर साइंस के लिए विच इज़ एल्गोरिथम डिज़ाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो बिफोर फॉर्मली स्टार्टिंग जो भी कंटेंट्स हैं उसके सबसे पहले हमारे जहन में कुछ क्वेश्चंस एल्गोरिथम डिज़ाइन सॉल्विंग है क्या। अगर हम कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर सिस्टम्स की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्यों एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, उसके बगैर हम क्यों गुजारा नहीं कर सकते। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं जो कि आपको ओवरऑल जो मेन टॉपिक है उसको समझने में देंगे। तो वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद हम ओरिजिनल कंटेंट्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहला जो मतलब क्वेश्चन वो ये कि व्हाई डू वी नीड कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अगर हम प्रोग्रामिंग सीखने लगे हैं सबसे पहली चीज़ या मकसद क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले गूगल करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। इससे भी पहले अगर मैं ये देखूं कि व्हाई डू वी नीड कंप्यूटर्स एक्चुअली, तो इसका जवाब ये है आसान अल्फाज में कि कंप्यूटर सेव टाइम लेबर एंड रिसोर्सेज। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर कंट्रोल मशीन्स वर्क मोर क्विकली देन पीपल कैन। मतलब अगर हम इसको ये देखें कि जो भी काम कंप्यूटर्स हमारे लिए करते हैं वो बेसिकली बीइंग अ ह्यूमन हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वर्ड पे ये चीज़ें टाइप कर रही हूँ, तो जिस ज़माने में कंप्यूटर्स नहीं थे, वर्ड प्रोसेसर्स नहीं थे, उस ज़माने में लोग हाथ से टाइपिंग कर लेते थे। लेकिन अब मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखते हुए, फॉर एग्जांपल मैं एक लेटर लिख रही थी अपनी फ्रेंड को और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो और आगे अपनी फ्रेंड का नाम लिख दिया, मे बी आमना। तो आमना लिखते हुए अगर मेरे से स्पेलिंग गलत हो गए तो मैं यहाँ तो वर्ड पे तो मैंने इसको एक बैक स्पेस दबाई, वो रिमूव हो गया और मैंने दोबारा लिख दिया कि जी ये AMNA लिखा। लेकिन जब मैं अपनी हैंड रिटन उसमें लिख रही थी तो एक दफ़ा मेरे से स्पेलिंग गलत हो गया, मैंने उसको काट दिया या रब कर दिया, दूसरी दफ़ा फिर गलत हुए, मुझे फिर उसको सीधा करना पड़ा, तीसरी दफ़ा एक लाइन को चेंज करनी पड़ गई, फिर मुझे उसको दोबारा से ठीक करना पड़ा। तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग काम था, लेकिन वर्ड प्रोसेसर ने ये चीज़ आसान बना दी। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर की कि जो कंप्यूटर वही काम अगर ह्यूमन की जगह करता है तो वो ज़्यादा स्पीड से कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कैलकुलेटर की एग्जांपल लेते हैं, अगर बीइंग अ ह्यूमन मैंने 2+2 देखना हो तो वो तो आसानी से हो जाएगा। 2+22 अगर मैं देखना चाह रही हूँ ये भी आसानी से हो जाएगा 24। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे एक बहुत बड़े नंबर की कैलकुलेशन करनी है कि मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से, तो ये करना बीइंग अ ह्यूमन मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन कंप्यूटर को मैंने ये काम दिया तो उसने फौरी तौर पे कर दिया। तो ये बेसिक मोटिवेशन है कंप्यूटर्स को यूज़ करने की। अब कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं? इसलिए क्योंकि कंप्यूटर बेसिकली एक डम डिवाइस है, उसको नहीं पता कि हमने क्या काम कैसे करना है। हमें कंप्यूटर को हर छोटी से छोटी चीज़ बतानी पड़ती है कि ये ऐसे करोगे तो ये ऐसे होगा। अभी यही अगर मैं कैलकुलेटर की एग्जांपल लूँ तो किसी ने भी डेवलपर ने ये प्रोग्राम बनाया है, ये सॉफ्टवेयर या ये एप्लीकेशन बनाई है, उसने कंप्यूटर को ये बात समझाई है कि जब एक यूज़र यहाँ पे 2 टाइप करेगा, फिर उसके बाद ये प्लस का बटन दबाएगा, फिर 3 टाइप करेगा, तो उस पहले वाले नंबर जो कि 2 है उसको प्लस करना है दूसरे वाले नंबर से जो कि 3 है, और फिर जब वो इज इक्वल टू का साइन बटन दबाएगा तो आपने उसका रिजल्ट यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देना है। अगर कंप्यूटर को ये बात सही तरीके से नहीं बताई जाएगी तो उसको समझ में नहीं आएगी और वो सही तरीके से रिजल्ट नहीं कैलकुलेट कर पाएगा। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स बेसिकली इस काम के लिए यूज़ होते हैं कि आपने कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है वो इंस्ट्रक्शंस आप दे सकें। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली अगर मैं इसी कैलकुलेटर की एग्जांपल लूँ तो अब कैलकुलेटर की वो बनाना एक बड़ा प्रॉब्लम है।
अब इस एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर मुझे कोई कहता है कि जी मुझे प्रोग्रामिंग भी ज़्यादा नहीं आती और भी कुछ मुझे नहीं पता, मैथमेटिक्स भी मेरी अच्छी नहीं है, और कोई बंदा मुझे ये कहता है कि तुमने एक कैलकुलेटर बनाना है, तो मेरे लिए एक मुश्किल प्रॉब्लम है। अब मैंने शुरू कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है, इस एक प्रॉब्लम को अगर मैं इकट्ठा देखूंगी तो मैं कन्फ्यूजन का शिकार हो जाऊंगी। लेकिन अगर मैं इसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करूंगी तो उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मेरे लिए आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं ये देखती हूँ कि मैंने इनपुट किस फॉर्म में लेनी है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि कैलकुलेटर में कैलकुलेशंस होनी है, तो ए बी सी डी ई एफ जी की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्फ़ाबेट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ नंबर्स चाहिए। तो एक मैंने ये सोच लिया कि ये इनपुट है, कि मुझे नंबर्स चाहिए। सेकेंडली ये कि मैंने उस पर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ओवरऑल मेरा कैलकुलेटर क्या साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा या बिल्कुल बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेटर होगा, क्या होगा। अभी मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि मेरे पास बस ये 4 ऑपरेशंस हो सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मैंने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे होंगे। और डिवाइड के लिए मैं यहाँ पे ये परसेंटेज का फिलहाल साइन डाल रही हूँ। तो ये 4 ऑपरेशंस मैंने सोच लिए। फिर मैंने ये देखना है कि इसकी जो भी रिजल्ट आएगा कैलकुलेशन करके वो नज़र किस तरह से आएगा और किस बटन की बेसिस पे आएगा। तो ये वाला बटन जब मैं प्रेस करूँगी असाइनमेंट वाला या इक्वल टू वाला, तो यहाँ पे स्क्रीन पे वो डिस्प्ले हो जाएगा नंबर। और नंबर किस फॉर्म में डिस्प्ले होगा, वो भी डेसिमल फॉर्म में डिस्प्ले होगा। तो आउटपुट भी मुझे पता चल गई कि वो नंबर ही होनी चाहिए। अब इस तरह करके मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ ओवरऑल मेन प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने देखा कि अगर मैंने ये 4 फंक्शंस बनाने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो मैंने उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। अब सबसे पहले मुझे पता है कि प्लस का मतलब होता है कि जो भी फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है या जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 उन सबको ऐड करते जाना है। तो मैंने इसको एक लेवल और कर लिया कि प्रोसेसेस में तो मेरे पास 4 प्रोसेसेस थे। इसको मैंने फिर फर्दर डिवाइड कर लिया कि प्रोसेस 1 जो है वो ये है, जिसका मतलब है कि ऐड करना है। इसी तरह से प्रोसेस 2 जो है उसमें मैंने माइनस करना है, एंड सो ऑन। तो अब मैं अपने प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करती जा रही हूँ। अभी मुझे पहले तो था कि मैंने कैलकुलेटर बनाना है, अब मैं एक प्रॉब्लम पे फोकस करना है, तो मैं सिर्फ ये देखूंगी कि मैंने ऐड कैसे करना है। अब ऐड में मुझे ये पता है कि 2 प्लस 2 करूँगी तो ये 4 आएगा, 2 प्लस 3 करूँगी तो ये 5 आएगा, 3 प्लस 3 करूँगी तो ये 6 आएगा। अब ये तो स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हैं, लेकिन अगर मैं इसको एक लेवल एब्स्ट्रैक्ट करके देखूँ तो मेरे पास इधर भी एक नंबर आ रहा है ऐड की ऑपरेटर से पहले, और फिर इधर भी एक नंबर आ रहा है, और फिर उसके बाद इक्वल टू के साइन के बाद एक और नंबर आ रहा है। तो मुझे इससे ये पता चलता है कि हर दफ़ा पहला नंबर भी कुछ और हो सकता है, दूसरा नंबर भी कुछ और हो सकता है, और उसकी बेसिस पे रिजल्ट भी कुछ और हो सकता है। तो इस बेसिस पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करना चाहूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ कि नंबर 1 और नंबर 2 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमें रिजल्ट दे देगा। इस तरह से मैंने उस प्रॉब्लम को एक जनरल फॉर्म बना दिया। अभी मैं ये ज़्यूम करती हूँ फर्दर कि जो कैलकुलेटर मैं बना रही हूँ वो सिर्फ 2 नंबर्स को ऐड कर सकता होगा। एक अच्छे फुली फंक्शनल कैलकुलेटर की तरह वो ये नहीं कर सकता कि वो 10 नंबर्स को आपस में ऐड कर दे। तो सिर्फ 2 नंबर्स ऐड करने हैं, तो मैंने उसको एक जनरल फॉर्म दे दी। अब इस तरह से मैं अपने प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करती जा रही हूँ। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली यही काम करती है कि हमने एक, या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेसिकली यही काम करती हैं कि हमने एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम्स में इस तरह से डिवाइड करते जाना है कि हमारा जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए, फिर हम उन सब सॉल्यूशंस को जब कंबाइन करें तो जो हमारा मेन प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो सके। So problem solving is the act of defining a problem, determining the causes of the problem, identifying, prioritizing and selecting alternatives for a solution and implementing a solution. अगर हम कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव में प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखें तो भी वही है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, developing an algorithm for the identified problem, and finally implementing the algorithm to develop a computer program. ये डेफिनेशन हम यहाँ पे नोट भी कर लेते हैं।
अच्छा जी, अब हमने जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की तो हमारे पास एक और वर्ड आ गया, एल्गोरिथम का। अब एल्गोरिथम क्या है, इसको देखने के लिए हम ये समझते हैं कि जब हमने कैलकुलेटर की एग्जांपल ली तो हमने ये देखा कि हमें दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट या कुछ भी करना है, तो उसके लिए ओवरऑल हमारा फ्लो क्या होगा या नंबर ऑफ स्टेप्स हम क्या फॉलो करेंगे। हम यूज़र से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पहले फर्स्ट नंबर को एंटर करेगा, फिर वो सेकंड नंबर को एंटर करेगा, बल्कि नहीं, सेकंड नंबर को एंटर करने से पहले वो हमें बताएगा कि हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फिर वो सेकंड नंबर एंटर करेगा और फिर वो ये इज इक्वल टू का बटन एंटर करेगा, जिसके बाद वो कैलकुलेटर हमारा हमें रिजल्ट शो करा देगा। तो बेसिकली ये हमारा एक बेसिक एल्गोरिथम है उस प्रॉब्लम के लिए जो हमने कहा था कि हमें एक कैलकुलेटर बनाना है। ये हमारा प्रॉब्लम था कैलकुलेटर बनाने का। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक सिंपल सी नंबर ऑफ स्टेप्स नोट कर लिए जो जनरल थे कि पहले वो नंबर 1 एंटर करेगा, फिर वो बताएगा कि उसने प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, और फिर वो नंबर 2 एंटर करेगा और उन दोनों नंबर्स पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करके, फॉर एग्जांपल उसने नंबर 1 में एंटर किया 3, ये उसने एंटर कर दिया। फिर नंबर 2 में उसने एंटर किया 5, सॉरी यहाँ पे उसने एंटर किया प्लस, और फिर इधर उसने एंटर कर दिया 5। तो अब वो ये करेगा कि इसके बाद उसने किया 3 + 5 और उसने जो भी रिज़ल्ट था वो यहाँ पे शो करा दिया कि दिस इज़ इक्वल टू 8। अब ये हमारा एक सिंपल सा एल्गोरिथम है। अगर एल्गोरिथम की डेफिनेशन हम सर्च करें तो एल्गोरिथम की डेफिनेशन भी हमें ऑलमोस्ट यही बात बताएगी। ये कहते हैं कि एल्गोरिथम इज़ अ प्रोसेस or set of rules to be followed in calculations or other problem solving operations, especially by a computer. इसको भी हम लिख लेते हैं। सो बेसिकली अ प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स, हमने ये रूल्स यहाँ पे बताया कि अगर हमने दो नंबर्स पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम कैसे करेंगे। ये आ गई हमारे पास एल्गोरिथम की डेफिनेशन। अब ये देखते हैं कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या चीज़ है। जब हमने एल्गोरिथम लिख लिया कि ऐसे ऐसे हमने ये प्रोसेस करना है, तो उसके बाद हमने कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में ये बात बतानी है, क्योंकि कंप्यूटर हमारी इंग्लिश, उर्दू, स्पेनिश, अरबिक, फ्रेंच कुछ नहीं समझ सकता। उसकी अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेजेस हैं जो उसे समझ में आती हैं। लो लेवल पे अगर बात की जाए तो कंप्यूटर को सिर्फ बिट्स में बात समझ में आती है, 0 एंड 1। लेकिन 0 और 1 में इंस्ट्रक्शंस देना एक ह्यूमन के लिए बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ह्यूमन को वो सारी इंस्ट्रक्शन 0 और 1 में याद रखनी पड़ेंगी, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए एक दरमियान की चीज़ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो एंड यूज़र या डेवलपर है जो प्रोग्राम लिख रहा है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर को बताता है कि ये चीज़ ऐसे ऐसे करनी है, नंबर ऑफ स्टेप्स ये आपने परफॉर्म करने हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिर कन्वर्ट होती है मशीन लैंग्वेज में, जो कि ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में होती है, और कंप्यूटर उसको समझ लेता है कि इस बात का ये मतलब था। तो इस बात के बाद हम पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और फिर हम आगे चलते हैं। A programming language is an artificial language that can be used to control the behavior of a machine, particularly a computer.
और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक ह्यूमन लैंग्वेजेस आर डिफाइंड थ्रू द यूज़ ऑफ सिंटैक्टिक एंड सिमेंटिक रूल्स टू डिटरमिन स्ट्रक्चर एंड मीनिंग रिस्पेक्टिवली। अब सिंटेक्स और सिमेंटिक्स ये दो चीज़ें हैं जिनको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होती हैं। लेकिन जैसे आप इंग्लिश या उर्दू में मुख्तलिफ रूल्स फॉलो करते हैं कि मेल के लिए आपने का यूज़ करना है, फीमेल के लिए आपने की यूज़ करनी है। अगर वो खाने के बारे में बात हो रही है तो अगर मेल है तो आपने कहना है कि वो खाना खाता है, अगर वो फीमेल है तो वो आपने कहना है कि वो खाना खाती है। तो ता और ती का जो डिफरेंस है वो एक रूल है जो कि आपको पता है कि आपने इस लैंग्वेज में ऐसे फॉलो करना है। या जैसे इंग्लिश में या उर्दू में किसी भी लैंग्वेज में टेंसेस होते हैं कि पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। इनके बारे में हम आगे इन डिटेल बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं। ये कहते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट रिजेंबल्स नेचुरल लैंग्वेज और मैथमेटिकल नोटेशन एंड इज़ यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रॉब्लम। इसको मैं मज़ीद तब एक्सप्लेन कर लूँगी जब हम बात कर रहे होंगे हाई लेवल वर्सेस लो लेवल लैंग्वेजेस की। लेकिन फ़िलहाल के लिए ज़्यादा आसान अल्फाज में ये बात है कि वो नेचुरल लैंग्वेज जो आपकी ह्यूमंस की लैंग्वेज होती है उससे मिलती जुलती एक लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर को समझ में आती है। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या चीज़ है। जो कि हमारा मेन एंड गोल है कि हम इस P2 की ओवरऑल प्रिपरेशन के बाद एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के काबिल हो सकते हैं। तो ये है जी, अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ instructions that a computer can run. A set of instructions that a computer can run. Programs are clear, ordered and in a language that computers can follow. तो बेसिकली हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि हाई लेवल होगी आप लोगों के केस में, फॉर एग्जांपल जावा, पाइथन या विजुअल बेसिक, डॉट नेट वगैरह। अब हम आते हैं उस चीज़ की तरफ जो आपकी ओरिजिनल बुक में मेंशन्ड है कि प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। अब प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये समझ में आए कि जो प्रोग्राम आप लिख रहे हैं उसको सॉल्व, मतलब उसमें आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आपने एक यूज़र की डेट ऑफ बर्थ दी हुई है और उससे आपने एज कैलकुलेट करनी है। तो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने एज कैलकुलेट करनी है। अब आपने एज कैसे कैलकुलेट करनी है, उसके लिए आपको क्या इनपुट रिक्वायर्ड है, क्या आउटपुट रिक्वायर्ड है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एनालिसिस में। जब आपने एनालिसिस कर लिया तो उसके बाद आपने अपना प्रोग्राम डिज़ाइन करना है। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप है कि आपने उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करना है। और आखिरी स्टेप है कि आपने उस कोड को टेस्ट करना है। ये 4 बेसिक स्टेप्स हैं। अब अगर हम इसको देखते हैं कि एनालिसिस में क्या चीज़ आती है, तो बेसिकली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हमने शुरू में की थी वो एनालिसिस की मेन जो समझ लें जस्ट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग आप किस तरह से कर सकते हैं। एक चीज़ ये है कि आप एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं और दूसरी चीज़ ये है कि आप डीकम्पोजिशन यूज़ करते हैं। अब एब्स्ट्रैक्शन में अगर हम कैलकुलेटर वाली ही एग्जांपल लेते हैं तो आपने बहुत सारे कैलकुलेटर्स मार्केट में देखे होंगे। अब उस कैलकुलेटर की स्क्रीन का साइज़ क्या है, उसके ओवरऑल बटन्स का साइज़ क्या है, उसकी बॉडी का कलर ब्लैक है या वाइट है, उस पे एलईडी लाइट ऑन होती है उसकी स्क्रीन पे या नहीं होती। ये वो चीज़ें हैं जो कि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिहाज से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं।
तो एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली मीन्स कि आप जो भी लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इग्नोर कर देनी है, और सिर्फ जो की पॉइंट्स हैं उन पर फोकस करना है। दूसरी तरफ डिकम्पोजिशन बेसिकली ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने उस एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया। आपने कहा कि जी इनपुट कौन सी होगी, आउटपुट क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा, स्टोरेज किधर होगी, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आती हैं डिकम्पोजिशन में। आपने इनपुट आइडेंटिफाई की, आउटपुट देखी, इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने के लिए क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं वो देखे, और फिर आउटपुट के आने के बाद अगर आपने उस रिजल्ट को कहीं स्टोर भी करना है, कुछ कैलकुलेटर्स में आपने देखा होगा कि ऑप्शन होती है कि आपने जो लास्ट कैलकुलेशन की थी वो हिस्ट्री में आ रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी शायद मेरे पास ऑप्शन हो कि मैं हिस्ट्री को देख सकूँ। ये है हिस्ट्री। तो जो लास्ट ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया था वो इधर आया है, विच मीन्स कि उसने उस रिजल्ट को स्टोर कर लिया था कहीं पे। तो ये बेसिक 3-4 चीज़ें हैं आपने डिकम्पोजिशन में देखी। अब जब आपने ओवरऑल उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद आती है डिज़ाइन की बारी। अब आपने उस ओवरऑल प्रॉब्लम जो भी आपने उसका एनालिसिस किया है उसको आपने डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो ये हैं कि हम स्ट्रक्चर चार्ट यूज़ करते हैं, फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं, या सूडो कोड यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर चार्ट बेसिकली ये है कि अगर हमने कैलकुलेटर की बात की थी तो एक बड़े प्रॉब्लम को हमने डिवाइड कर दिया कि कैलकुलेटर के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड 4 से 5 बेसिक फंक्शंस होंगे। अब उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमने क्या करना है, फिर हम उनको अलग अलग बारी बारी देखते चले जाएंगे। तो वो बेसिकली एक हायरार्किकल किस्म का स्ट्रक्चर बन जाएगा, कुछ इस तरह का या इस तरह कि हमारे पास पहले कैलकुलेटर था, फिर प्लस माइनस था, फिर उसके अंदर उसकी इनपुट थी, आउटपुट थी, स्टोरेज थी, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की एक चीज़ हमारे पास स्ट्रक्चर चार्ट में बन जाएगी। जो फ्लो चार्ट है बेसिकली वो आपके ओवरऑल प्रोग्राम के फ्लो को दिखाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने इधर ऊपर लिखा था कि उसने पहले फर्स्ट नंबर एंटर करना है, फिर सेकंड नंबर ऑपरेटर एंटर करना है, फिर उसने सेकंड नंबर एंटर करना है, उसके बाद फिर रिजल्ट आ जाएगा। तो फ्लो चार्ट बेसिकली आपके प्रोग्राम के ओवरऑल फ्लो को डिपिक्ट करने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आप ये देखते हैं कि यहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसके बाद वो ये इनपुट लेगा, ये प्रोसेसेस होंगे, उन पर ये डिसीजन लेगा, ये आउटपुट देगा, और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सूडो कोड क्या चीज़ है, अब हम ये देखते हैं। सो अगेन हम इसको भी गूगल कर लेते हैं। सूडो कोड के बारे में वो कहता है कि इट इज़ एन आर्टिफिशियल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प्स प्रोग्रामर्स डेवलप एल्गोरिथम्स. It is a text-based detailed algorithm design tool. The rules of pseudocode are reasonably straightforward. All statements showing dependency are to be indented. अच्छा, आगे की बातों बाद में समझेंगे। आसान अल्फाज में बात ये है कि ये एक टेक्स्ट बेस्ड डिज़ाइन टूल है। अच्छा, अब अगर हम इसमें से सिंपली सूडो का मीनिंग देखें कि सूडो क्या चीज़ होती है। कोड का तो हमें समझ में आ गई कि हमने कोड लिखना है। Pseudo is like not genuine, spurious or sham, a pretentious or insincere person. अच्छा जी, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है what does it mean if someone is pseudo? Pseudo is something or someone fake trying to pass as the real thing, a fraud or imposter. अगर हम इस चीज़ पे फोकस करें, इसको भी हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे, इस सूडो का मतलब क्या है। इसी से आपको सारी बात समझ में। सूडो कोड में से अगर हम सूडो का मतलब देखें तो उसका मतलब है कि
एक ऐसी चीज़ जो कि असली नहीं है लेकिन वो असली को कॉपी करने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि सूडो कोड मीन्स कि असली कोड नहीं है लेकिन कोड जैसी कोई चीज़ है। कोड जैसी चीज़ होने का मतलब ये है आसान अल्फाज में कि एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपने कोड लिखना है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप उसको रन करेंगे तो 100% ठीक काम करेगा। लेकिन आपको उसको 100% ठीक काम कराने के लिए ये जो ऊपर बात हुई थी लैंग्वेज की सिमेंटिक्स एंड सिंटेक्स की, आपको ये सारे सिंटैक्टिक एंड सिमेंटिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं 100%। अब जब आप 100% रूल्स फॉलो नहीं करते, आपने पेपर पे एक चीज़ डिज़ाइन की है और आप उसका मोटे तौर पे आप कोड लिखना चाह रहे हैं, तो आप उसका सूडो कोड लिख लेते हैं, जो कि जब आप रन करेंगे तो वो रन नहीं होगा क्योंकि वो ओरिजिनल कोड नहीं है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन आपने एक प्रोग्राम लिखना है, डिज़ाइन आपने किया है, आपने किसी और बंदे को देना है कि जी इसका आप कोड लिख लें। तो डिपेंड करता है कि मे बी वो पाइथन यूज़ करता है, मे बी वो डॉट नेट यूज़ करता है, मे बी वो जावा यूज़ करता है। तो उसने जो भी लैंग्वेज यूज़ करनी है वो उसका अपना मसला है। आपको तो सिर्फ ये चाहिए कि जी वो आपको कैलकुलेटर बना के दे दे। तो आपने उसको सूडो कोड टाइप चीज़ दे दी कि जी ये बेसिक नंबर ऑफ स्टेप्स थे जो मैंने एल्गोरिदम में फॉलो करने हैं कि नंबर 1 भी एंटर कराओ, नंबर 2 भी एंटर कराओ, दोनों को प्लस कर दो, माइनस कर दो, जो भी करना है। तो आप उसके लिए उसको सूडो कोड लिख देंगे कि जी ये बेसिक नंबर ऑफ स्टेप्स ऐसे ऐसे फॉलो करने हैं और ये आप एक इम्प्लीमेंट कर लें पाइथन में या जावा में जिसमें आप करना चाहते हैं। तो उस पाइथन या जावा में इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स उस लैंग्वेज के हैं वो उसको पता होंगे। वो उस सूडो कोड को देख के उसको लॉजिक समझ में आ जाएगी कि ये काम करना है और वो जल्दी जल्दी उसको उस लैंग्वेज के मुताबिक कोड उससे बना लेगा। तो ये बेसिकली फर्स्ट स्टेप है। जब आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो उसका आपको जो भी लॉजिक डेवलपमेंट है वो आ जाए। आप लोग सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको उसकी इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोरेज वगैरह वगैरह सब समझ में आ जाए और आप उसको कोड कर सकें। क्योंकि कोई भी नई लैंग्वेज सीखते पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है कि आप उसके सिंटेक्स से यूज्ड हो जाएं। उस सिंटेक्स से अगर आप यूज्ड नहीं है तो आप एक सादा सा कोड लिखेंगे तो आप हज़ार एरर्स आ जाएंगे आपको और उन एरर्स से आप घबरा जाएंगे। सूडो कोड एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको ड्राई रन कर सकते हैं। पेपर पे आपने कोड लिखा और आप उसको देख के समझ सकते हैं कि जी लॉजिकली ये ठीक चलेगा। सिंटेक्स जो है वो आप उस लैंग्वेज का जो भी स्पेसिफिक होगा उसके मुताबिक यूज़ करें। अब जब आपने कोडिंग करनी है तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या ये हमने ऊपर देख लिया था। फिर आती है बात टेस्टिंग। जब आपने एक प्रोग्राम एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिख लिया है तो उसके बाद आपने उसको चला के देखना है कि क्या वो सही आउटपुट दे रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या नहीं। अभी अगर हमने A+B कुछ भी किया है, X+Y किया है, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें जो भी रिजल्ट आना चाहिए वो अगर आप एक इनपुट देते हैं 2+2 तो 4 आती है। मे बी आपका जो प्रोग्राम है वो असल में 2+2 की जगह 2 × 2 कर रहा है तो आंसर तो तभी 4 आएगा। अब आपने ये चेक कर रहे हैं कि आपका जो ओरिजिनल इंटेंशन थी वो तो ये वाली थी। आप मुख्तलिफ नंबर्स डाल के चेक करेंगे। 2+3 डालेंगे तो 5 आना चाहिए, 2+4 डालेंगे तो 6 आना चाहिए, 3+10 डालेंगे तो आना चाहिए। इस तरह करके आप उसे मुख्तलिफ इनपुट्स पे चेक कर रहे हैं। नंबर 1 भी मुख्तलिफ डाला, नंबर 2 भी मुख्तलिफ डाला और आपने हर दफ़ा देखा कि रिजल्ट ठीक है या नहीं। तो इस तरह करके आप उसको टेस्ट कर रहे हैं कि जो उसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट थी वो ठीक थी या नहीं ठीक थी। अगर एक बड़ा प्रोग्राम है जिसमें आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ किया हुआ है, आप आइटरेटिवली उसको टेस्ट कर सकते हैं। आइटरेटिव टेस्टिंग जो है वो बेसिकली ये है कि आप उसको बार बार मुख्तलिफ आइटरेशंस में टेस्ट करें। एक ही चीज़ को आपने मुख्तलिफ उससे गुजारा। अगर हम आइटरेटिव टेस्टिंग को सर्च करते हैं तो उसकी डेफिनेशन भी मिल जाएगी। ये कहता है कि आइटरेटिव टेस्टिंग रेफर्स टू मेकिंग स्मॉल ग्रेजुअल चेंजेस और अपडेट्स टू प्रोडक्ट बेस्ड ऑन इनसाइट्स फ्रॉम प्रीवियस चेंजेस एंड टेस्टिंग देम अगेंस्ट प्री डिफाइंड बेसलाइन मेट्रिक्स। ये थोड़ी मुश्किल डेफिनेशन है, आपको नहीं समझ में आएगी, तो इसलिए हम इस बारे में बाद में मज़ीद तफसील से बात कर सकते हैं। अभी तक के लिए आप ये कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, डाइजेस्ट कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद इससे अगला स्टेप देखेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू। और आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियोज़ आएँ वो आपको ऑटोमेटिकली अपडेट नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।